क्या, देखिए ये सर्किट आपके पास है, ये सर्किट में ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस 5 ओम, अब यहाँ से ये जो करंट जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जो जा रहा है उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा इस साइड चला जाएगा, दूसरा हिस्सा इस साइड चला जाएगा, और फिर जो करंट है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। सर्किट समझ आया नहीं? तो आपने जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जब भी आपने सॉल्व कर रहे हैं, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो करंट है वो सर्किट के थ्रू इट विल फ्लो लाइक वाटर। इट विल फ्लो लाइक वाटर मतलब कि अगर ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट ही बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते में पानी लीक हो गया, अरे सर पाइप लीक कर रही थी करंट लीक हो गया, ऐसा नहीं। एटलीस्ट थ्योरेटिकली जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें कोई लीकेज नहीं होगी। हाँ, आम प्रैक्टिकल लाइफ में सब काम जाम हो सकता है, मेरी बात में जाए, बट व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्किट एनालिसिस, अच्छा ये बात याद रखिए, सर्किट एनालिसिस आप 9th-10th में भी करेंगे, सर्किट एनालिसिस आप 11th-12th में भी करेंगे, 12th में करेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग में भी एक टॉपिक आएगा, इस सेमेस्टर आएगा जिसमें ये करने वाला। तो यू कैन वेरी वेल बी गेट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि करंट विल फ्लो लाइक वाटर, और जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा, और यहाँ पर आके फिर से करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बट देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट यहाँ से अंदर गया, ठीक है, ऑफकोर्स एक बार आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये समझ आना शुरू हो जाएगा, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इनके थ्रू जो करंट है वो भी डिफरेंट होगा, नहीं होगा। बट लेट अस अज्यूम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ नंबर, एक्चुअल करंट को अभी निकालेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ नंबर, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से अगर 0.7 एम्पियर करंट जाएगा, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड यहाँ से 0.3 एम्पियर करंट जाएगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि 0.7 प्लस 0.3 हैज टू मेक 1 एम्पियर। इससे कुछ कंफ्यूज हो गया नहीं समझ। Another thing, another way, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो these kind of circuits are called parallel circuits। मतलब ये वाला ये जो edge है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, they are joined in parallel। नहीं समझ में आया? पक्का? मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, बट मैं एक दूसरे सिंपल सर्किट में आपको दिखा देता हूँ। देयर इज अनदर वे। अच्छा, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम मिक्स सिलेबसेस में तो रेजिस्टेंसेस आर मेंशन्ड लाइक दिस आल्सो एंड दे आर शोन एज दिस आल्सो, ये वन एंड द सेम। जैसे आपका जो इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड वाले ये यूज करते हैं, और हमारे देसी सीबीएसई और आईसीएसई वाले दोनों यूज करते हैं। तो बॉक्स भी चलता है और रेजिस्टेंस भी चलता है। रेजिस्टेंस आपको सर इंटरनेशनल के तौर पर यही करना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल, वो आपके सर्किट डायग्राम हम अलग लेक्चर में करते हैं, आपको वो क्रॉस वाला नहीं दिखाना, यहाँ पे कोई डाउट। अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो फॉरवर्ड इज कि अगर उसने ऐसा करके बल्ब शो किए आपके सर्किट के हिसाब से, अब बल्ब इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, नहीं समझ में आ रहा? दिस फैन, दिस बल्ब, एवरीथिंग इज अ रेजिस्टेंस। वो तो एक उसका सिंबल बनाया हुआ है कि सर ये देखो ऐसे करके ये रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फिजिक्स की लैब में जाएंगे तो वो ऐसे आपको एक क्रिकेट वायर दिखाएंगे और ऐसी रेजिस्टेंस, नो दैट इज नॉट हाउ इट इज। आप अगर ये घर का अगर हाउस होल्ड का सर्किट बनाते हैं, हाउस होल्ड के सर्किट में एक फैन इज बीइंग सोल्ड, तो अ फैन इज अ रेजिस्टेंस, अ बल्ब इज अ रेजिस्टेंस, टीवी इज अ रेजिस्टेंस। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके घर पे जो है दे आर सर्किट, दे आर रेजिस्टेंसेस। और इनको ड्राइव करने के लिए, हर रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए, हर रेजिस्टेंस में करंट को ड्राइव करने के लिए यू नीड अ वोल्टेज। वो जो वोल्टेज है आपके घर में जो आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है आपके घर पे। और यहाँ पर ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये जो है इसको हम बोलते हैं डीसी। और आपको
आपको याद होगा इसका सिंबल भी हमने ऐसे करके दिखाया था, तो कैसी डाउट है पक्का। और आपको ये भी याद है कि अगर ऐसा करके दिखाया जाए तो इसको बोल देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब एयर कंडीशनिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घर पे जो आता है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो भी डिटेल में कभी जाएंगे, बट एटलीस्ट ये लेक्चर में इसमें सिर्फ सर्किट सुनाने वाला है। तो फिर यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया उसमें डाउट। ओके, तो बिफोर वी गो फॉरवर्ड आई विल शो यू अ सिंपल सीरीज रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये जो है ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्किट में आपको दिख रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सीरीज सर्किट। अब इसमें भी आई ड्रॉ वेरी सिंपल डायग्राम टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड अ पैरेलल सर्किट। अब ये देखिए, यहाँ से पानी चलेगा, वो पॉजिटिव एंड से कन्वेंशनल करंट फॉलो करता है। कन्वेंशनल करंट भी आपको समझा दिया गया है कि कन्वेंशनल करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट होता है। पहले समझा चुका हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको अलग मैं डिटेल में बता दूंगा। बट कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव एंड। अब देखिए, बिकॉज करंट विल फ्लो लाइक वाटर, तो अगर यहाँ से लेट अस अज्यूम 2 एम्पियर करंट चला, तो इसके थ्रू लेट अस अज्यूम ये 2 ओम है और ये लेट अस अज्यूम 3 ओम है, तो 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू जाएगा और 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू जाएगा। बेटा समझ नहीं आ रहा? इन अ सर्किट, इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट विल फ्लो लाइक वाटर, ये बात तो है। अब ऐसा हो सकता है कि वो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो एटलीस्ट करंट जो उन सीरीज सर्किट सीरीज में लगा हुआ उसमें जो जो करंट है वो जाएगा सेम। बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीरीज सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट, ये सर आपके सामने ये देखिए, इसमें ये सीरीज सर्किट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर जॉइंड इन सीरीज। इन सीरीज में से जो करंट है, ये देखिए, ये करंट जो फ्लो करेगा, द सेम करंट विल फ्लो थ्रू R1, R2, R3। तो R1 में भी उतना ही करंट जाएगा, R2 में भी उतना ही करंट जाएगा, R3 में भी उतना ही करंट जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है? तो इन सीरीज सर्किट करंट थ्रू द रेजिस्टेंसेस would remain the same। यहाँ पे कोई डाउट है? बट इफ यू टेक अ पैरेलल सर्किट, अगर आप पैरेलल सर्किट ले लेते हैं, अगर आप पैरेलल सर्किट ले लेते हैं, तो यहाँ से करंट चला, वो जो करंट है बेटा वो देखिए, यहाँ पर पानी की तरह डिवाइड हो गया, फिर पानी की तरह ही यहाँ पर जाके मिला और सेम करंट यहाँ से वापस आया। आपको समझ नहीं आया? समझ आ गया? इनका नाम भव्य है, आपका नाम सब तो शायद आपको से लग रहा होगा। आगे चलो। अच्छा, अब ये अगर आपको करंट का ज्ञान समझ आ गया तो एक दूसरा जो भाई है आपका वो है वोल्टेज। और करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को जो बांध के रखता है, वो रिलेशन बांध के रखता है ओम्स लॉ। और वो जो ओम्स लॉ है वो लिखा है यहाँ पर, ये है सर आपका E का V=IR ओम्स लॉ। अब इसमें भी ओमिक कंडक्टर होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, रेजिस्टेंसेस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, वो सब तामझाम अलग टॉपिक है। सर्किट में आपने वो सब नहीं लेके आना कि सर क्या रेजिस्टेंसेस चेंज हो रही है, सर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, वो सब आप इग्नोर करना पड़ेगा आपको। बिकॉज इन ऑल दी सर्किट द बेसिक लॉ दैट विल बी फॉलोड इज V=IR। बस बात खत्म। V=IR क्या बोल रहा है कि जो वोल्टेज है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। And whenever you are solving a circuit, you can assume, and it is authority given to you कि V=IR आप लगा सकते। ओमिक कंडक्टर है, टेम्परेचर चेंज है, ये सब ज्ञान आप, उसके अलग क्वेश्चन बनते हैं, बट एटलीस्ट जब सर्किट आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें उसके बारे में चिंता मत कीजिए, प्लीज डोंट मेक सेंस। तो अब जब आप सीरीज में लेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है दैट वुड रिमेन द सेम, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, फॉर अ सिंपल केस आपको
थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस भी लेंगे, R1, R2, R3 अगर सेम नहीं है, R1, R2, R3 अगर सेम नहीं है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी डिफरेंट। नहीं समझ में आया? बट द वोल्टेज ऑफ द सेल would be equal to the different voltages which are across the resistances। कहने का मतलब V जो है वो V1 plus V2 plus V3 के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया सकता। तो सीरीज में अभी तक हमने दो सिंपल चीजें समझ ली। करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस वुड रिमेन द सेम, वोल्टेज विच इज गिवन बाय द सेल इज इक्वल टू द sum of the voltages across different resistances। यहां तो कोई डाउट? अगर कुछ भी समझ नहीं आता, अगर एक बार मतलब दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि अंकल जी आप बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे तो एक छोटा सा फॉर्मूला दे दो, तो छोटा सा फॉर्मूला बता दी ये इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको कंफ्यूजन तो आएगी, सबको आती है, आपको भी आएगी। आपके पास दो फैक्टर है, दिमाग मशीन रेवोल्यूशन में हो या करंट पे हो। अभी कल परसों करता हूँ, तो ये सीरीज है बच्चे, ये पैरेलल है। सीरीज में दिमाग वोल्टेज सेम रहेगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, और सीरीज में क्या सेम रहेगा? नहीं समझ रहा, नहीं समझा बच्चे। ये सीरीज सर्किट है, ये सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट मतलब ये वाला सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में जो करंट है वो सेम रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा कि जो करंट है सीरीज सर्किट में, जो करंट है वो सेम रहेगा, बट जो वोल्टेज है, मैं जिम कर रहा हूँ R1, R2, R3 सेम है, तो जो वोल्टेजेस है वो डिफरेंट रहेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अगर ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर ये बॉक्स ही आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बॉक्स को आग लगाइए, मैं तो सिर्फ चीजें सिंपल करने की कोशिश करूँ। अगर आपको लग रहा है अरे ये तो और कंफ्यूज कर दिया, तो पैरेलल सर्किट अगर होगा, ये पैरेलल सर्किट होगा, तो आपके पास दो फैक्टर्स हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज सेम होगी मतलब इसके अक्रॉस सत्य, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, बट जो करंट है, ये देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट है। अगेन एंड अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे केसेस में R1, R2, R3 जो है वो सेम नहीं है, तो क्या जी कंफ्यूजन है तो रोकी। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। एक सेम होता है, दूसरा डिफर करता है। सीरीज में अगर करंट सेम है तो चेंज क्या होगा? वोल्टेज। पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? करंट। नहीं समझना है तो ये दो तो यार प्राइमरी चीजें समझने के लिए। इसके बाद आती है तीसरा रूल। तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल मतलब तीसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट ये है कि यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला सीरीज के केस में सिंपल है, R1 आपके पास ये जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सत्या जी नहीं समझ में आया? आपको कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, तो उसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर मैं R1, R2, R3 को रिप्लेस कर दूं सिर्फ एक रेजिस्टेंस से, तो वो एक रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। So let us assume that you have a series circuit जिसमें the first resistance is 1 ohm, the second resistance is 2 ohm and the third resistance is 3 ohm। तो बेटा से वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी?
ऐड करके क्या आंसर आएगा? नहीं समझ आया? पक्का? अगर एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, दूसरी रेजिस्टेंस 15 ओम है और तीसरी रेजिस्टेंस 15 ओम है, पहली रेजिस्टेंस 10, सोए हुए हो, गाना गा के आए हो, बढ़िया। पहली रेजिस्टेंस क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? दिमाग 40। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बच्चे मतलब ये हुआ कि अब यार एक बात याद रखिए, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दैट यू विल अंडरस्टैंड, हर बार जरूरी नहीं कि 3 ही रेजिस्टेंस होंगे। दैट इज अज्यूम यू हैव ओनली 2 रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस 10 है और दूसरी 15 है, तो सिबान तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? 25। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आपने जितनी रेजिस्टेंस थी, बेसिकली उस सर्किट के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंसेस थी वो आपने रिप्लेस कर दी बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इन अ सीरीज सर्किट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रेजिस्टेंस लगे होंगे, इक्विवेलेंट का मतलब उन सबको ऐड कर लीजिए एंड यू विल हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक हो गया डाउट पक्का? सो इन अ सीरीज सर्किट यू विल हैव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस, इन सब में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी द सेम voltage. If the resistances are different, the voltage across every resistance would be different, but the sum of the voltages across the resistances would be equal to the voltage being supplied by the cell. यही समझ रहे हैं? यहाँ तक शांति 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 पीस जो कोई डाउट नहीं। एक और assumption है, आपको सुनना समझना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर बाद आएगा। Again, one of the assumptions that I am making is the cell that I am talking about has no internal resistance. हम करेंगे, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा तो भी चलेगा, बट ये सिंपल है, उसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पैरेलल सर्किट। अब फिर से हम बोलो, शाबाश 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 शाबाश। एक तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तो हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो फॉर एग्जांपल मैं भव्या बोल रहा हूँ बट आपको सत्या लग रहा है, तो एक तो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट देन आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ रहे हैं। जैसे सत्या खाना खा के आए हैं और मतलब नींद आ रही है, तो ये तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसमें सर्किट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं भव्या जी से बात कर रहा हूँ, भव्या जी मूवी के बारे में सोच रहे हैं जो आज शाम को देखने जा रहे हैं, अब वो भव्या जी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको तो मैं नहीं एज्यूम कर रहा। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भव्या जी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा का सारा भव्या जी को समझ आ रहा है। बट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि ऐसा तो होता नहीं, दिमाग तो डिफेक्टेड हो जाता है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द सर्किट दैट आई एम डीलिंग विद राइट नाउ, उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल्स है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। जितनी भी रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। नहीं, मेरी बात समझ आ रही? देयर इज अनदर वेरी फाइन सिंपल थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। जो कनेक्टिंग वायर है उनकी रेजिस्टेंस 0 है। नहीं समझ रहा है? वैसे भी क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, वैसे भी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कनेक्टिंग वायर हैं दे डू नॉट ऐड टू द रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस आपने R1 R2 R3 में डाल दी। नहीं समझ रहा है? वैसे भी क्या मतलब हुआ? 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, जितनी भी। Connecting wires resistances are ignored.
शाबाश शाबाश शाबाश। आप ये बोल रहे हो कि उनकी रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, यार जो वायर है उसकी भी तो रेजिस्टेंस है ना। अब आप बोलोगे अंकल जी R1 R2 R3 की तो रेजिस्टेंस लगा दी आपने, बट जो वायर है उसकी भी तो रेजिस्टेंस है। आप उसकी रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हो या उसकी ये मान के चल रहे हो उसकी रेजिस्टेंस इतनी कम है कि वो रेजिस्टेंस के सामने कोई रोल प्ले नहीं करता। भाई आपने किया है, आप दोनों ने तो फॉर्मूला किया है कि हर वायर की जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है मिस्टर शिवा? बोलिए कितने बोलिए। नहीं एक और भी किया ना आपने फॉर्मूला जिसका न्यूमेरिकल कर रहा था अभी, रो एल बाई ए। हर वायर की रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, बट यहाँ तो आप नहीं ले रहे ना। आप ये मान रहे हैं कि जो कनेक्टिंग वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप निग्लिजिबल मान रहे हो। सर उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो दो चीजों के बारे में बात नहीं हो रही, किसके किसके बारे में नहीं बात हो रही मिस्टर शिवा? शाबाश, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। आप ये मान के चलते हो कि सर उनके बारे में अभी नहीं बात कर रहे, बात कर लेंगे बट अभी नहीं कर रहे। तो अब जब आप पैरेलल सर्किट में आते हो, पैरेलल सर्किट में दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज आपने ये समझ ली, वाटर फ्लोज लाइक वाटर, सॉरी करंट फ्लोज लाइक वाटर। तो जो आई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 I3 में, बट I1 I2 I3 जो है वो तीनों मिलके आई बना देंगे जब राइट साइड से करंट बाहर आएगा। तो क्या जी नहीं समझ, लेकिन आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जितना करंट जाएगा यहाँ से उतना ही करंट वापस आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आई है ये डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा I1 I2 I3, बट यहाँ पर आके फिर से मिलके आई करंट ही वापस आएगा। यहाँ तक समझ आएगा? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस है उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट रिमेन्स सेम। एंड द थर्ड क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। इसका मतलब क्या हुआ? तो किसी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में अगर मैं R1 R2 R3 तीनों को निकाल लूं और सिर्फ एक रेजिस्टेंस रखना चाहूं तो वो रेजिस्टेंस मुझसे सीधी क्या होगी? तो क्या ये डाउट है? कोई डाउट? तो हमारा जो टेबल है उसमें आप यहाँ लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, जो सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके मैं आपके साथ ये पूरे ज्ञान को समझाने के लिए अलग अलग मैं आपके साथ न्यूमेरिकल करूंगा, तो शांति से आप न्यूमेरिकल देखिए और उसके बाद होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस होगा। मैंने भी एग्जाम देना नहीं, बोलो बोलो। वो डिराइव हो जाता है, डिराइव हो जाता है। मैं डेरिवेशन में जा नहीं रहा, आप डिराइव कर सकते हैं, बट मैं अगर डेरिवेशन में चले जाऊंगा तो आप गुम हो जाओगे। एक्चुअली डेरिवेशन यूजुअली तब करना चाहिए एक बार आपने न्यूमेरिकल कर लिया, आपको एक फ्लेवर आ गया उस चीज का, फिर डेरिवेशन में जाना चाहिए। मैं शुरू में आपको डेरिवेशन कराऊंगा, आपका दिमाग निकल आएगा, आपको समझ ही नहीं आया। अब इतने ज्यादा ज्ञान की बात। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एक्चुअली इस सर्किट में ही देख के आपको समझ आ जाएगा। नाउ दिस सर्किट जैसा ये आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस सर्किट इज अ सम ऑफ दीज टू सर्किट, मतलब ये मिक्स्ड सर्किट है, इसमें सीरीज और पैरेलल को लिया हुआ है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? पार्ट 2 को, पार्ट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सत्या जी कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? भव्या जी कैसे? चलो वो रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे। पार्ट 2 के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो
ये रेजिस्टेंस निकल आएगी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाली निकल आएगी। फिर ये जो रेजिस्टेंस निकलेगी, ये रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगी? सीरीज में। कैसे नहीं होगा? पता नहीं होगा। नहीं डाउट है तो रोक लो यार। पता तो कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे? ये तो 5 ओम है, फिर मैंने ये जो है पार्ट 2 इसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के लेते हैं मार, तो फिर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू आर डैश बोल देते हैं। अब ये जो आर डैश है, अब मेरी बात समझिए, ये जो आर डैश है दिस विल रिप्लेस होल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। एक समझ में आया? डाउट आ रहा? निकालिए डाउट नहीं आ रहा तो चलिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बोलिए। अरे वाह, तो कैसे याद निकालिए? कैलकुलेट कर दो भैया, कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या। देखिए, तो ये 3 रेजिस्टर है, ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से चला, ये 5 ओम से पास करेगा। ठीक, अभी तक की डिस्कशन में व्हाट वी आर वेरी क्लियर है कि इसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट ही जाने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर वेरी क्लियर। व्हाट वी आर आल्सो वेरी क्लियर है कि ये जो 1 एम्पियर करंट है ये बाइफरकेट होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर आके फिर से ज्वाइन हो जाएगा एंड 1 एम्पियर करंट विल लीव। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में कोई लीकेज होगी। तो फिर यहाँ तक क्लियर है। अगर हमें यहाँ तक क्लियर है, व्हाट वी आल्सो अंडरस्टैंड इज कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इन पैरेलल। दैट इज अनदर थिंग दैट वी अंडरस्टैंड आफ्टर द डिस्कशन। व्हाट वी आल्सो अंडरस्टैंड ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ चीजें हमें ये पता है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/50। तो क्या कोई डाउट? एलसीएम निकालने के लिए 10 5 कितना 30, तो 10 3 दा प्लस 15 2 दा 1/r, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू 6 ओम, व्हिच इंप्लाइज कैन दिस ये जो आपको सर्किट नजर आ रहा है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। So that is doubt. Already done. So what I can do now is, मैं ये पूरा जितना भी तामझाम था, ये सारे तामझाम को बेसिकली ये जो पूरा लग है, इसको पता मैं क्या बना सकता हूँ। अब मैं इसको सर्किट को बना सकता हूँ ऐसा, ये तो 5 ओम, ये तो ऐसा का ऐसा वहीं खड़ा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड द सेम करंट विल पास थ्रू दीज लाइन्स व्हिच इज 1 एम्पीयर। पता है जी कोई डाउट यहाँ पर? Then as a second step, what I can also do is कि ये 5 और 6 को भी मैं ज्वाइन करके I can replace this with a single resistance of 11. यही समझ में आया? So if they are asking me in the third part, if they are asking me what is the total resistance, the total resistance इसका जो आंसर है that will be equal to 11. यहाँ पे कोई डाउट? And now of course they are asking me कि यार मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और मुझे करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस बताइए, ये सब बता, ये सब पूछा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, इसके थ्रू इसकी जो कंबाइंड या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 6 ओम, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ये जो 1 एम्पियर करंट है वो 1 एम्पियर करंट 5 ओम के थ्रू पास करेगा और सेम जो 1 एम्पियर करंट है वो 6 ओम के थ्रू भी पास करेगा। नहीं समझ में आया? बिकॉज अब तो ये सीरीज में है ना, तो पानी की तरह फ्लो करने वाला करंट, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करने वाला है वो कितने करने वाला है, वो 1 एम्पियर करने वाला है। अगर 1 एम्पियर करंट 6 ओम के थ्रू पास करेगा, दिस इंप्लाइज दैट यूजिंग V is equal to IR, यूजिंग V is equal to IR, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज नजर आ रही है, दिस वोल्टेज इज V is equal to IR के हिसाब से, जिसको भी 6 वोल्ट।
सिमिलरली ये 1 एम्पियर करंट है, दिस विल फ्लो थ्रू 5 ओम, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज नजर आ रही है, दिस वोल्टेज वुड बी V इक्वल टू IR, दिस इज I, दिस इज R, so this voltage would be 5 volt. Very important. So what we are talking about is कि ये जो लेग है, यहाँ पर ये वाला जो लेग है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट. डाउट आ रहा है. And because these two are voltages in series, these two voltages are in series, तो सीरीज की जो वोल्टेज है, सीरीज की वोल्टेज ये 5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, this would be added, so the total voltage across the circuit would be 11 volt. And finally, if you want to see कि इसमें से कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होने वाला है वो 6 वोल्ट होने वाला है. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 6 वोल्ट है. अगर इसमें वोल्टेज 6 वोल्ट है, वोल्टेज 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट कितना होगा सीधा? 0.6 कैसे होगा? 6/10 होगा, इसलिए करंट कितना होगा? 0.6 एम्पियर. तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो 0.6 है और बाकी का जो करंट है, बाकी मतलब 1 माइनस 0.6 करेंगे, तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? 0.04. कोई डाउट है तो प्लीज होती. ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें 0.6 एम्पियर जाएगा, नीचे वाले से वही पानी वाला फंडा लेके 1 एम्पियर में से 0.6 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो नीचे से 0.4 होगा. डाउट है तो बोलो बेटा सीधी.